देखिए नंबर 1, देखो हम चल रहे थे सेल के घोल को प्रभावित, सॉरी जहाँ घोल की जगह करो आंतरिक प्रतिरोध, बल्कि ना इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आंतरिक प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1, घोल की सांद्रता बढ़ाने पर, घोल की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। घोल की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। नंबर 2, प्लेटों के बीच की दूरी के, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 3, विद्युत अपघट्य में विद्युत अपघट्य में डूबे हुए पदार्थों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला, इलेक्ट्रोडों के ज्यादा समय तक विद्युत अपघट्य में डूबे होने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अगला हमारे पास जैसे देखो, ज्यादा उपयोग करने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। इधर देखिए बाबूजी, तो ये हमने कल जो बनाया था वो एक आपके पास सेल था, यानी इसमें एक आपके पास गोला बर्तन था, इसमें 2 इलेक्ट्रोड थे, एक पॉजिटिव था दूसरा नेगेटिव। अब उसके बाद इसे हम एनोड कहते थे और इसे हम कैथोड कहते थे। इस पे धनावेशों की अधिकता होती है और इस पे हमारे पास ऋणावेश की अधिकता।
ये जो पदार्थ में डूबे रहते हैं उसका नाम होता है विद्युत अपघट्य। क्या होता है? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। तो इस पदार्थ में क्या होता है कि प्लेटों को यदि आप पास पास कर देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? और आपके पास जैसे जैसे हम दूर करते जैसे जैसे पास कर देंगे आंतरिक प्रतिरोध कम रहेगा और दूरी बढ़ने पर हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास यदि सांद्रता। सांद्रता का मतलब होता है किसी दूसरे पदार्थ की मिलावट। ठीक है, जैसे बाहर जल है और जल में हम चीनी मिलाते हैं तो इसे हम सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो चीनी की मात्रा होती है उसकी सांद्रता कहलाती है। तो उसके बाद उसी तरह से यदि अलग पदार्थों की सांद्रता हम बढ़ाते जाएं, सांद्रता घुलने की शक्ति को बढ़ाते जाएंगे, अदर पदार्थ मिलाते जाएंगे तो इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। अगला पॉइंट है बाबूजी, तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा तो सेल गर्म हो जाएगा, ऊर्जा कम निकालेगा। तुमने देखा होगा सीलन मारने पर जैसे वायु के जैसे हमारे पास सीड़ जाते हैं सेल तो उनका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है लेकिन लाइट कम हो जाती है। फिर उसे हम सुखा देते हैं तो उसे शुष्क कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शुष्क को मतलब तुम समझते हो, सुखा देते हैं, यानी उसमें से वायु की जल की मात्रा हट जाती है तो आपके पास क्या हो जाता है तो उसकी क्षमता जो प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, लाइट थोड़ी बढ़ जाती है। तो अगला दूसरा पॉइंट है विद्युत बीच की दूरी के अनुक्रमणानुपाती दूरी बढ़ेगी तो वो भी आपके पास बढ़ेगा और घटेगी तो घटेगा। अगला पॉइंट है विद्युत अपघट्य में डूबे होने पदार्थों के क्षेत्रफल जितने ज्यादा भाग डूबा होगा उसके विद्युतानुपाती होगा। जितना ज्यादा डूबो होगा उतना ही ज्यादा आपके पास, यानी कहने का मतलब आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा, यानी उल्टा चलेगा। ज्यादा डुबाओगे आंतरिक प्रतिरोध कम होगा और कम डुबाओगे आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनों के ज्यादा समय तक विद्युत डूबे रहने पर यदि ज्यादा समय तक उसमें डले रहेंगे तो उसके साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध उसके बाद ज्यादा उपयोग करने पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। जैसे तुमने देखा है नया मोबाइल आता है तो 15-16 घंटा बैटरी चल सकती है, 10 घंटा 12 घंटा चल सकती है, लेकिन फिर बाद में चार्ज करो खत्म, जल्दी चार्ज और जल्दी खत्म। तो उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है जिससे ऊष्मा हीट करने लगता है मोबाइल। क्या करने लगता है? यानी ऊष्मा गर्म हो जाता है। तो जाको मतलब है विद्युत ऊर्जा का उपयोग ऊष्मी ऊर्जा में कर रहा है। किसमें? ऊष्मी ऊर्जा में। तो इस तरह से सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपके पास डिपेंड करता है। यदि इतनी चीजें हम जानते हैं तो सेल को बनाने का इसके लिए हम विशेष ध्यान रखेंगे कि सांद्रण कम होना चाहिए, प्लेटों के बीच की दूरी अनुक्रमानुपाती होता है तो दूरी भी कम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कम आपके पास होनी चाहिए। और हमारे पास विद्युत अपघट्य में डूबे हुए पदार्थों के क्षेत्रफल ज्यादा होने चाहिए ताकि आंतरिक प्रतिरोध कम हो। यदि इसमें पानी या विद्युत अपघट्य कम रह जाएगा तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अर्थात बैटरी गर्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद तुमने देखा पानी निकट जाता तो चार्जिंग बंद कर देती तो फिर हम उसमें पानी डालते बैटरी में। अगला पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रोडों के ज्यादा समय तक, यानी ज्यादा समय तक उपयोग करोगे, तुम्हें देखा 4 साल 5 साल 6 साल बाद बैटरी आधी रह जाती है, उसकी क्षमता घट जाती है, फिर दूसरी बदल के हम इन्वर्टर में भी लगाते हैं या नहीं लगाते? क्योंकि उसके ज्यादा उपयोग करने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है और विद्युत ऊर्जा की जो आपके पास उपयोग है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। अगला ज्यादा उपयोग करने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध अपने आप ही स्वतः ही है, तुम ज्यादा किसी को लाओगे तो अपने आप बढ़ जाएगा और विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास जहाँ से देखें अगला डालिए, अगला पॉइंट डालो फटाफट। अगला पॉइंट डालेंगे विद्युत भाग बल ई। विद्युत वाहक बल ई डालो फटाफट डालो बेटा। विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, अबे बात नहीं, कोमा टर्मिनल विभवांतर कैपिटल वी एवं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध, रिलेशन अमोंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
कैपिटल ई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V and internal resistance small r. माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई एवं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, जिसे एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R तथा अमीटर A के श्रेणी क्रम में कुंजी के द्वारा जोड़ दिया गया है। तथा एक वोल्टमीटर V सेल के समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध राजा बाबू कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जब जुड़े होते तो R बराबर होता है सूत्र R1 प्लस R2। तो कुल प्रतिरोध हमारे पास जहाँ तक रह जाएगा R डैश मान लो हमने, जो बराबर रह जाएगा कैपिटल R प्लस के स्मॉल r, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो कैपिटल R है जाएगी श्रेणी क्रम में कहाँ जुड़ा हुआ है स्मॉल r। तब हमारे पास जहाँ से देखेंगे परिपथ में धारा किसमें बेटा,
तब यहाँ से निकालेंगे परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा निकालने के लिए बाबूजी हमारे पास यहाँ से I बराबर सूत्र होता है। तो यहाँ से देखो सूत्र होता है कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध। क्या होता है? कुल प्रतिरोध। तो राजा हमारे पास यहाँ से हो जाएगा I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल कैपिटल E और कुल प्रतिरोध R प्लस के स्मॉल। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से E बन जा आपके पास E हो जाएगा I R प्लस के I इंटू स्मॉल। अब बाबूजी जहाँ से देखो बट हमारे पास आई आर जो हमारे पास है आई आर इक्वल टू हमारे पास क्या होगा बी का मतलब है विभवांतर। क्या बेटा? यानी टर्मिनल विभवांतर। दो टर्म लिए गए हैं, एक दो, तो दो टर्मिनल विभवांतर हमारे पास हो जाएगा। तो जहाँ से देखो बाबूजी सो ई इक्वल टू हो जाएगा वी प्लस के आई आर। अब जैसे बी का मान निकालना हो तो हम लिख सकते हैं V बराबर हमारे पास E और माइनस के हमारे पास क्या हो जाएगा आई आर। क्या हो जाएगा आई आर। या B बराबर हमारे पास जाए जहाँ से लिख देते B बराबर आई आर आएगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं या B बराबर E माइनस के हमारे पास I और यहाँ से क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ये तो तब है जब सेल से हम धारा ले रहे हैं, सेल से धारा ले रहे हैं, लेकिन जब हम सेल को धारा दें अर्थात चार्ज करें, क्या करें चार्ज करें। जब हमारे पास जहाँ से देखेंगे जब सेल को चार्ज करें, जब सेल को आवेशित कर रहे होते हैं, आवेशित करते हैं, तब हमारे पास लला जहाँ से देखो तब उल्टो आ जाएगा B बराबर E और प्लस के हमारे पास हो जाएगा आई आर। क्या हो जाएगा आई आर। अब बाबूजी हमें यहाँ से निकालना है, जैसे अब हमने यहाँ से ये तो निकाल लिया, ठीक है। जैसे धारा I का मान तो तुम्हें मालूम ही है E बट्टे R प्लस के स्मॉल r आ गया। अब उसके बाद E बराबर हमारे पास B प्लस के आई आर आएगा। और जहाँ से जब आवेशित कर रहे होते हैं, जो धारा ले रहे होते हैं, जब उपयोग कर रहे होते हैं सेल का तब ये लगता है, जब चार्ज कर रहे होते हैं सेल को तो ये लगता है। अगला पॉइंट हमारे पास जैसे हमारे पास यहाँ से निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ से निकाला था E बट्टे हमारे पास R, ठीक है, आई आर। जैसे हम यहाँ से निकालेंगे तो E बराबर हमारे पास जहाँ से ये फॉर्मूला पुटअप आई आर की वैल्यू निकालेंगे तो E माइनस के आई आर हो जाता है। स्मॉल आर निकालना है हमें, क्या निकालना है स्मॉल आर। तो जब स्मॉल आर निकालना है तो उसके लिए तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का अब बाबूजी जहाँ तक देखेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर निकालना है। तो जहाँ से देखो समीकरण हमारे पास इससे निकाल दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर चल रहा था B प्लस के आई आर, और जब R बराबर निकालेंगे तो E और माइनस के क्या हो जाएगा V, और उसके बाद R बराबर हमारे पास जहाँ तक चल रहा है तो मालूम है R बराबर जैसे आई आर चल रहा होता है तो R बराबर E माइनस के V और ताके बट्टे क्या हो जाएगा, बट हमारे पास तुम्हें मालूम है I बराबर हो जाएगा V और ताके बट्टे क्या हो जाएगा। तो R बराबर हमारे पास E माइनस के V और ताके बट्टे V और ताके बट्टे कैपिटल जे R तो ऊपर पहुंच जाएगी। तो जाए हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्मॉल r बराबर R ब्रैकेट के अंदर E बट्टे V माइनस के V बट्टे हमारे पास क्या हो जाएगा B से V कटेगा तो R बराबर एक फॉर्मूला आएगा जाको उपयोग होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट E बट्टे V और माइनस सिर्फ रह जाएगा 1। ये हो गया हमारे पास एक आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। जब हमारे पास BVI बता लीजिए फटाफट, किरचॉफ्स लॉ सन 1842 में, सन 1842 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक ना ऐसे ही हो 1842 में वैज्ञानिक किरचॉफ ने
विभिन्न परिपथों में बहने वाली धारा एवं विभवांतर से संबंधित जो नियम दिए जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। हेडिंग डाल लेंगे। प्रथम नियम, कोष्टक में संधि नियम। संधि नियम फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ लिखो, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। देखो, जो संधि है गुना का है बाबूजी, यानी जहाँ मिलते हैं उसे संधि कहते हैं। दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है। अगला हमारे पास जहाँ से देखो संधि है कि जहाँ गुना है ओ, जहाँ में धारा बह रही है I1, जहाँ में धारा बह रही है I2, जहाँ में धारा बह रही है I3। लेकिन जो तीर की दिखा कछू तो दिखाई रही I3, I4, I5, I6। तीर की नोक ये तो धारा संधि की तरफ जा रही है, जो धारा जा रही, लेकिन जवाई धारा संधि से दूर जा रही है। जो संधि से दूर जा रही, जो संधि की तरफ आ रही है, और जो संधि से दूर जा रही है। तो जब कंडीशन है तो हमारे पास जहाँ से देखो, यानी इसमें जो नियम बताया वैज्ञानिक साहब ने, तो यानी किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा आई बराबर 0। पीछे नालाक देख ले, इधर बन जाएगा 0। अगला हमारे पास सिग्मा आई इक्वल टू हमारे पास क्या हो रहा है 0। नीचे लिखो, इस नियम को लगाने की चिन्ह परिपाटी यह है। इस नियम को लगाने की चिन्ह परिपाटी यह है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक
एवं दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। तब ऋणात्मक लिया जाता है। देखो बाबूजी, मैंने बताया इस नियम को लगाने की चिन्ह परिपाटी यह है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक एवं संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। कैसा लिया जाता है? जो दूर जाए ऋणात्मक, जो पास आए धनात्मक। अब बाबूजी यहाँ से देखो, तब तो हमारे पास जहाँ से देखेंगे, यहाँ से होता है I1 प्लस के I2 प्लस के I3 प्लस के I4 प्लस के I5 प्लस के I5 प्लस के I6 और बराबर सब का हो वो 0, क्योंकि समन्वय को योगफल का होता है 0। लेकिन अब जो देखो I1 कितना जा रही है? संधि की तरफ। जब संधि की ओर आने वाली धाराओं को कैसा लिया जाता है? तो बाबूजी जला हो जाएगा धनात्मक। I2 कितना जा रही है? संधि की तरफ, जो कैसा ला हो जाए? धनात्मक। I3 कितना जा रही? दूर की तरफ, तो कैसा ला हो जाए? अब I4 हो जा रहा है दूर की तरफ, तो कैसा ला हो जाए? अब जो जा रहा हो संधि की तरफ, कैसा ला हो जाए? और जो हमारे पास I6 हो जा रहा हो दूर की तरफ, तो कैसा ला हो जाए? ऋणात्मक। तो जो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेंगे। I1 प्लस हमारे पास I2 प्लस माइनस माइनस के I3 माइनस के I4 प्लस के I5 और प्लस माइनस के I6 बराबर का आएगा। अब बाबूजी जहाँ से देखो, जो प्लस के इधर हम माइनस के बाद ले जाओ, तो जहाँ से बचेगा I1 प्लस के I2 प्लस के I5 बराबर जो बालक प्लस के है I3 प्लस के I4 प्लस के I6। तो जहाँ से एक नियम और मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? संधि की ओर आने वाली धाराओं का योगफल संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर। तो देखो, जो जो आ रहे थे सो जालन और जा रहे थे सो उस तरफ। तो उसके बाद यहाँ से लिख सकते हैं, अतः संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यदि पहला नियम भूल जाओ तो तुम जो नियम लिख दोगे तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग या बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो दैट सॉल्व, आपके पास प्रथम नियम हो गया। ये किरचॉफ का संधि नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ओके, किस पे? आवेश संरक्षण पर। दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर होगा। अब टाइम है हमारे पास। कितने आएगा टाइम देखो लेना। तो वो दूसरा नियम कर लीजिए, दोनों नियम तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगला बेटा लिखो, यानी दूसरा चलेगा। हमने बताया दूसरा नियम, द्वितीय नियम लिख सका तो चलो द्वितीय लिखिए।
कोष्टक में लिख देंगे लूप का नियम या पास का नियम, सेकंड लॉ, इसे हम लिख सकते हैं लूप लॉ। लूप लॉ लिखो, किसी बंद परिपथ में किसी बंद परिपथ की भिन्न भिन्न शाखाओं में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस लूप में कार्य करने वाले विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। बराबर होता है अर्थात सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। बना बेटा बेटा जल्दी बना। बंद थी वीडियो बंद थी। एक बार अंडरस्टैंड कर लो, एक मिनट करते जाओ, लिखते जाओ, जो निकल लो कोई दिक्कत ना। जब बंद पास हमारे पास ए बी ई ए एफ के लिए निकालेंगे तो बाबूजी हमें मालूम है, इस नियम को हमने बताया है कि इस नियम को लगाने के लिए चिन्ह पर पाठ यह है कि धारा की दिशा में, तो जब धारा की दिशा में चल रहे होंगे तो प्रतिरोध धारा का गुणनफल धनात्मक लिया जाएगा एवं विपरीत दिशा में ऋणात्मक लिया जाएगा। तो देखो बंद पास ए बी ई एफ ए के लिए तो ए बी हमारे पास कुछ नहीं है, इसमें हम चल रहे हैं तो देखो I2 हम चल रहे हैं बी से ई की तरफ, I2 की धारा ई से बी की तरफ, तो I2 और R2 हमारे पास माइनस का लिया जाएगा, क्योंकि जब विपरीत दिशा में ऊपर चलेंगे तो जो धन की दिशा सेम आ जाएगी, तो जो प्लस के I1 R1, जहाँ ऋण से धन की तरफ तो E1 हमारे पास प्लस का लिया जाएगा, जहाँ से धन से ऋण की तरफ तो E2 हमारे पास माइनस का लिया जाएगा, तो E1 माइनस के E2 हो जाएगा।
अगला बंद पास बी सी डी ई बी के लिए निकालेंगे तो बाबूजी बी सी डी ई बी के लिए तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें हमारे पास संध नियम के अकॉर्डिंग इसमें धारा I1 प्लस I2 हो जाएगी, प्रतिरोध R3 है तो I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस हमारे पास बेटा दूसरे में आएंगे ई से बी की तरफ चल रहा है तो R2 धारा भी इधर ही चल रही है तो सेम प्लस हो जाएगा I2 R2 और बराबर विद्युत भागफल कार्य कर रहा है E2। सो यह नियम अर्थात लूप का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।